नमस्कार दोस्तों। हम आज डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। और प्रस्तावना जो हमने डिस्कस की है लास्ट क्लास में, तो उससे संबंधित कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में ये प्रस्तावना दे रखी है और प्रस्तावना से प्रत्येक से वर्ड से लगभग लगभग क्वेश्चन बनते हैं। हम देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसे समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्तियों में राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमने इस संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्म अर्पित किया। ये प्रस्तावना है। तो प्रथम सवाल तो प्रस्तावना से यही बनता है कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया और कब आत्म अर्पित किया गया। तो ये वर्ड है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें हमारा आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। तो ये डेटा है, डेट है, आपको ध्यान रखनी है। हम देखते हैं कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही वस्तुस्थिति क्या थी, कब 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 क्या थी? 26 जनवरी, कब की बात कर रहा है? 1950 को। प्रस्तावना में क्या सिस्टम था? 4 ऑप्शन आपको दे रखे, आंसर एक निकालना है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी जब हमने संविधान लागू किया था, उस दिन प्रस्तावना की क्या कंडीशन थी? लोकतंत्र, गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। अब इसमें एक चीज देखते हैं, हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता शब्द जोड़ा, तो इसमें यह आया, यानी ये वर्ड आया था 1976 में। 1976 में यह वर्ड आया। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। समाजवादी 1976 में आया, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये जो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये मूल संविधान में थी, मूल संविधान में ये लाइन थी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्योंकि बात कब कर रहा है? 26/1/1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब। तो आंसर क्या है हमारा? सी। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से प्रतिबंध होता है। उद्देशिका, मूल अधिकार, राजनीतिक तत्व, मूल कर्तव्य। अब ये बिल्कुल कह रहा है कि संविधान का जो संविधान का निर्माण किया था, जो विद्वान थे जिन्होंने, उनका प्रतिबिंब झलकता है, उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्व जो उनके दिमाग है, उन्होंने जिस प्रकार आदर्श रखे, उन्होंने दर्शन दिया, वो किस में झलकता है? उद्देशिका में, प्रस्तावना में। बिल्कुल सिंपल सवाल है। केवल केवल उनकी जो आइडियोलॉजी है विद्वानों की, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो पूछा कि वो आइडियोलॉजी है वो इन चारों में से ऑप्शन किस में दिखाई देती है? तो वो दिखाई देगी उद्देशिका में। फिर है भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क, बिल्कुल सेम वही है, आइडियोलॉजी है, दिमाग है, किस में झलकता है? प्रस्तावना में। फिर हम देखते हैं कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्ववाद उसी क्रम में लिखा गया है। मैंने आपको बताया था क्लास में, न्याय 3 प्रकार का है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और बंधुत्व बंधुत्व ये तो 3 प्रकार के न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की, बंधुत्व 1 प्रकार का। आंसर हमारा ए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, उपासना, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना, समता, समता 2 अवसर की और प्रतिष्ठा की,
और बंधुत्व एक है ही। तो ये हमें इस प्रकार से ऑर्डर में ध्यान रखना है। प्रस्तावना में समाजवादी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन हमने देखा 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है और आपको ये ध्यान रखना है, केवल तथ्यात्मक रूप से आपको याद करना है। मैं केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक प्रस्तावना, सवाल उससे बनाए हैं अधिक से अधिक, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, फैक्ट आपको याद रह जाए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष भी था, समाजवाद भी था, ये दोनों जोड़े गए हैं क्योंकि ये मूल संविधान में था, ये भी मूल संविधान में था, ये भी मूल संविधान में था। ये दोनों मूल संविधान में नहीं थे, ये दोनों जोड़े गए हैं। ऑप्शन से आपको भी आंसर निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार है, अब आप इसको देखो, मौलिक अधिकार में 25, 26, 27 और 28 अनुच्छेद धर्म से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना में 9वीं अनुसूची में नीति तत्व में आंसर, हमारा आंसर ये है क्योंकि हमने प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष वर्ड 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर दिया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर हम देखेंगे 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल हमने देखा कि नहीं किया गया। कौन सा? 1975 में नहीं किया गया। आप डेट देखो 1975 और एक डेट और लिख देता हूं मैं 1976, यानी इस दिन तो 42वें संविधान संशोधन हुआ तो ये इस दिन जोड़ा गया था और ये समानता इस 1975 समानता था, संप्रभु भी था और बंधुत्व, ये दोनों ये थे। अब हमारा ऑप्शन में क्या है? कौन सा नहीं था? तो सॉरी, कौन सा नहीं था? तो बंधुत्व भी था 75 में। ये अखंडता वर्ड नहीं था क्योंकि अखंडता समाजवाद, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। फिर देखते हैं 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, ये जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष 1 और 3, ग्राम स्वराज, कौन सा कूट सही है? तो बिल्कुल गलत है ये 1 और 3, इसको हटा दो। समाजवाद ये हटा दो, यानी 1 और 3, सॉरी 1 और 3 ये आंसर है हमारा। 1 और 3, 2 नहीं है और 4 नहीं है। समझ में आ रहा? केवल 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना की भाषा, संविधान का निर्माण करने वाले जो विद्वान है उनका मस्तिष्क, उनकी आइडियोलॉजी, इसी से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये कीवर्ड आपको दिमाग में रहेंगे तो आप यदि कथन के रूप में सवाल पूछे जाते हैं तो आप आराम से उनको हल कर लोगे। हम देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप, इसे लागू किया जा सकता है विधिक रूप से, इसे लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। अब आप इस चीज को देखो कि जो प्रस्तावना दे रखी है वो एक दर्शन है, वो एक, आप ये कह सकते हो कि किसी भी राज्य देश को, भारत को जिस प्रकार प्रस्तावना के संविधान के प्रथम जो बुक है उसको खोलेंगे संविधान को तो प्रथम जो चैप्टर है प्रस्तावना ही मिलेगा, अध्याय, या उसको कह सकते हो विवरणिका, कि ये प्रस्तावना है और इस संविधान में ये प्रस्तावना दे रखी है और ये हम आदर्श के रूप में हम प्राप्त करेंगे, आदर्श या दर्शन।
दर्शन, और ये लिख रखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना, इसके बाद में संविधान के जो भी अह, संविधान का जो भी अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, या भाग 1 से लेकर 25 तक वो स्टार्ट होते हैं। उससे पहले प्रस्तावना। अब इसे लागू किया जा सकता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया जा सकता है। ये है कि इसको लागू किया जा सकता है। लागू कौन करेगा? संसद, राज्य। जो भी कानून बना करके हमें समाजवाद प्राप्त करना है, हमें पंथ निरपेक्ष प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्रता प्रदान करनी है, तो वो लागू करने का प्रोसेस है, वो सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, योजनाएं बनाएगी, वो सरकार का काम है। लेकिन इसे लागू किया जा सकता है, सकता है ना, संभावनाएं व्यक्त की गई है, क्योंकि हमें आदर्श है, दर्शन है, हमें प्राप्त करना है, तो ये इसमें ध्यान रखना है। फिर है संशोधन, एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में शब्द नहीं थे, नहीं थे, नहीं में क्या नहीं थे? पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, समाजवादी नहीं थे, 3 वर्ड नहीं थे, तो आंसर हमारा ए होगा। ठीक है। फिर देखते हैं हम कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उनके सभी नागरिकों है, नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया। आमुख का मतलब भी प्रस्तावना है, जो उद्देश्य का है, उसके कौन कौन से लक्ष्य हैं जो नागरिकों को सुनिश्चित किए गए हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय बिल्कुल सही है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बिल्कुल सभी चारों के चारों हमारे जो ऑप्शन है, चारों के चारों सही है। अब हम देखते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिक है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान ने संपूर्ण शक्ति जनता को दी गई है। हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना शुरू की गई है। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण शक्ति संविधान ने जनता को प्रदान की गई है। काफ़ी अच्छे सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लौकिक सार्वभौमिकता, बिल्कुल लोगों की जो सार्वभौमिकता है किसमें है? जनता में। संविधान की जो सार्वभौमिकता है वो किसको, शक्तियां किसको दी गई है? जनता को प्रदान की गई है। फिर हम देखते हैं हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ये आपको कीवर्ड है, ये बिल्कुल हम बार बार भूल जाते हैं, छोटे छोटे सवाल है, और ये जो कीवर्ड है यहाँ से सवाल बनते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार रिवाइज करोगे तो प्रस्तावना जो पढ़ी हुई है वो वापस रिवाइज हो जाएगी। इसके बाद हम धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसकी व्याख्या है कि धर्मनिरपेक्ष हमें किसे कहेंगे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसका मतलब क्या है? भारत में अनेक धर्म है, नहीं, धर्म अनेक है, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता। इसके बाद भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान है, बिल्कुल धर्म अनुयायी पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, तो हमारा आंसर होगा डी। क्योंकि ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन हमने जो धर्मनिरपेक्ष के बारे में जो व्याख्या की है वो ये है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेगा, सभी धर्मों को बराबर समान रूप से सम्मान करेगा। ये हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को अंतर्निहित करते वक्त ये हमने ध्यान रखा है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का हम सम्मान करेंगे बराबर रूप से, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, किसी भी पर्टिकुलर किसी एक धर्म के प्रति हम कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो देश की एकता अखंडता को समस्या हो या कठिनाई उत्पन्न हो। प्रस्तावना में नहीं है, कौन कौन से शब्द प्रस्तावना में नहीं है? संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, संघीय नहीं है, यानी डी आंसर है हमारा। हमारा जो आंसर होगा डी होगा, ये शब्द इसमें प्रस्तावना में नहीं है। तो
हम जो सवाल करवा रहे हैं इससे आपको सारे प्रस्तावना के वर्ड एज इट इज याद हो जाएंगे। एक बार ये वीडियो देखोगे और आपकी प्रस्तावना क्लियर। उद्देशिका, प्रस्तावना में समाजवाद है, पंथनिरपेक्षता है, प्रभु प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण नहीं है। हमारा आंसर है डी, लोक कल्याण नहीं है। आया समझ में? अब चलते हैं, प्रस्तावना में नहीं है। देखो, विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देखेंगे, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद जो हमारा मूल अधिकार है 19 में 1 के अंतर्गत है। तो हमारा आंसर ये है, स्वतंत्रता है। सॉरी, इस सवाल को अच्छे से समझो। ये जो सवाल है इसको ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, विचार की है, ये सही है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है। ये आर्थिक न्याय है, न कि स्वतंत्रता। न्याय यानी ये स्वतंत्रता वर्ड है, ये गलत है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, तो हमारा आंसर होगा डी। समझ में आया? कितना प्रस्तावनाओं को इतना पढ़ते हुए छोटी सी चीज पे हम कंफ्यूज कर जाएंगे कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, प्रस्तावना में नहीं है, सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई, धार्मिक न्याय की नहीं की गई, ये गलत है। तो हमारा आंसर होगा डी। बिल्कुल, न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय की कोई बात नहीं की गई है। फिर देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। अब ये जो मैंने कीवर्ड बताई, सवाल इस प्रकार पूछा जा सकता है। आपको घबराना नहीं है, ढंग से सवाल पढ़ोगे आंसर आपका निकल जाएगा। हम देखते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही है। ये और ये वर्ड और अखंडता, ये 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इसका मतलब ये सही है, पहला सही है। उक्त शब्द 1977 को जोड़ा गया नहीं, ये 1946 को जोड़ा गया, 76 को, सॉरी 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब ये जोड़ा गया, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 1985 गलत, 1985 नहीं, 76 में जोड़ा गया। उक्त शब्द प्रस्तावना के अंग नहीं है, नहीं अंग है। आंसर हमारा है ये, क्योंकि उस समय ये अंग प्रस्तावना के भाग नहीं था, वर्तमान में है। तो ये पूछ रहा है, जो कथन है ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तब ये वर्ड मूल प्रस्तावना में नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। ये जोड़ा गया 76 में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और मूल जो प्रस्तावना में नहीं थे वर्तमान में है। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है। बिल्कुल उद्देशिका, आत्मा बोल दो इसको, आदर्श बोल दो इसको, दर्शन बोल दो इसको, ये सारे प्रस्तावना के बारे में कहा गया है। इसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये बिल्कुल उद्देश्य रिपीट हो गया ये सवाल। इसके बाद में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे प्रभुत्व, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया। काफी अच्छा सवाल है, और ये पूछता है कि किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा, तो BR अम्बेडकर ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा गया? ये BR अम्बेडकर ने। हम देखेंगे किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। काफी अच्छा सवाल है। ये जो बेरूबारी मामला था,
इसने कहा 1960 में कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, भाग या हिस्सा नहीं है। ये बात इसने की। इस केस में 1973 में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, आपको ध्यान रखना है, इसमें का भाग है, इसमें का भाग नहीं है। उसने पूछा कि हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावनाओं को भारतीय संविधान की संरचना का स्वीकार किया गया? अभी बताया, केशवानंद भारती, इसमें स्वीकार किया गया और इसमें मना किया गया और इसमें स्वीकार किया। ये 1973 का मामला है। ठीक है, समझ में आया कि बेरुबारी विवाद था, उसमें तो बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती विवाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब आप देखो कि भारतीय संविधान की प्रमुख प्रस्तावना जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या करता है। अब आप देखो, मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में मूल अधिकारों, राज्य निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों संविधान के पाठ में कहीं नहीं। काफी अच्छा सवाल है कि भारतीय संवैधानिक प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो व्याख्या करता है। अब आप ये देखो कि प्रस्तावना के जो आदर्श है जो हमें प्राप्त करने हैं, है ना, जो हमें प्राप्त करने हैं, आदर्श है जो प्राप्त करने हैं। मूल अधिकारों को वर्ड आ जाता तो मूल अधिकार का मतलब है कि यदि अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं, तो ये तो हो गया गलत। संविधान के पाठ में कहीं नहीं है, ये भी हो गया गलत। इन दोनों में से हमें एक आंसर निकालना है। मूल अधिकार जब यहाँ गलत कर दिया तो यहाँ भी मूल अधिकार गलत कर दूं, तो हमारा आंसर हो गया बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति या समय समय अनुसार ऐसे कदम उठाएगा जो प्रस्तावना में जो समाजवाद, मतनिरपेक्ष, लोक कल्याण, ये न्याय प्रदान है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, उन उन उपबंधों को नीति निषेध तत्वों के माध्यम से लागू कर सकता है और करेगा। तो ये बात किस में की गई है? राज्य के नीति निषेध तत्वों में। इस प्रकार एग्जाम में सवाल आएंगे। हमने जो कीवर्ड के माध्यम से सवाल पूछा उनका उद्देश्य केवल इतना था कि आपको प्रस्तावना के शब्द याद करवाना, और जो अब वर्तमान जो ट्रेंड है, जो आरपीसी जिस प्रकार सवाल पूछ रही है वो इस प्रकार सवाल पूछ रही है। इस सवाल को आप और अच्छी तरह समझ सकते हो, बिल्कुल। और इनके जो आंसर है वो प्रश्न में ही आंसर है। ये कह रहा है उद्देश्य की रूपरेखा की व्याख्या। मूल अधिकार का मतलब है, मैंने आपको समझाया कि यदि मूल अधिकार को देखेंगे तो मूलवाद योग्य है, यदि मूल अधिकारों का हनन हुआ तो हम न्यायालय जा सकते हैं। प्रस्तावना में कोई चीज का हनन हुआ तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो जैसे ही मूल अधिकार आया, ये मूल अधिकार से मूल अधिकार कट गया, ये है ही नहीं है, और हमारा आंसर बी। इस प्रकार हमें आंसर सोल्व करना है। और इसको एक बार आप रिवाइज करोगे, सारे के सारे प्रस्तावना कीवर्ड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और जब प्रस्तावना से संबंधित कोई सवाल आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसकी यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट फोरम ज्वाइन करो, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।